बोर्ड में आप पहले से देख पा रहे होंगे कुछ लिखा हुआ है, ये कल का क्लास का आखिरी पॉइंट था जो हम लोग कल क्लास किए थे माइंस एक्सीडेंट के ऊपर। ये क्लास था, ये नोट्स 2.1 का पार्ट था, आप लोगों को कल समझाया गया था, जिसमें माइनर इंजरी, रिपोर्टेबल, सीरियस बोडली, फैटल, मेजर डिजास्टर क्या होता है, उसका डेफिनेशन बेस्ड फॉर्म कहां कहां यूज करते हैं, इसको बहुत ही छोटा रूप में समझाया गया है ना। नोट्स 2.1 का पार्ट, इसको आप कभी भी लिख के रखोगे तुरंत याद हो जाएगा। जैसे माइनर इंजरी क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट, फोर्सफुली एब्सेंट होता है उस चोट लगने के कारण, एब्सेंट क्या होता है 24 घंटा से लेकर 72 घंटा तक अगर एब्सेंट होता है तो उसको हम लोग माइनर इंजरी कहते हैं। रिपोर्टेबल मतलब अगर वो 72 घंटे ज्यादा समय के लिए एब्सेंट होता है तो रिपोर्टेबल बोलेंगे। सीरियस बॉडी मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना किसी बॉडी का कोई अंग, कोई पार्ट, कोई हिस्सा को लॉस करता है ना, बॉडी है, बॉडी का कोई पार्ट हिस्सा को लॉस करता है, या फिर हेयरिंग लॉस होता है, सुनने का क्षमता चला जाता है, देखने का क्षमता चला जाता है, या कोई हड्डी टूट जाता है, बोन फ्रैक्चर मतलब हड्डी का टूट जाना, तो उसको हम लोग सीरियस बॉडी बोलते हैं। फैटल मतलब डेथ 1 और मोर, मेजर मतलब 4 से लेकर 9 तक का, और डिजास्टर मतलब 10 या अधिक हो तो। ये दोनों भी क्या है, एक तरह का फैटल ही है, ये दोनों भी फैटल ही है, ये दोनों भी फैटल के अंतर्गत ही काउंट होगा, ठीक है। जो हम लोग भेजते माइनर इंजरी का जो रिपोर्ट भेजा था फॉर्म के में भेजते हैं हम लोग ऑन और बिफोर 20 जनवरी, रिपोर्टेबल का जे में भेजते हैं, और सीरियस बॉडली का 2A 2B 2C में, और जो एक्सीडेंट होता है इसमें डेथ होता है उसको 2A 4A और 4B में, 4A 4B 4C में भेजते हैं सीरियस बॉडली का, और इसमें एक्सीडेंट होता है इसमें डेथ हो जाता है उसमें 4A 4B में। ये कल का क्लास था, बोर्ड में लिखा हुआ था तो मैं मिटाया नहीं, मैं सोचा कि चलो आज का क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे इसके ऊपर और क्लास स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे आज का क्लास, कल का क्लास नहीं देखे रिकॉर्डिंग वगैरह, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाके देखिए, उसमें सारा कुछ को अच्छे से समझा दिया गया। क्लास में एक चीज आप नोटिस करते हो कि खास बात ये होता है कि आप कोई भी क्लास, कोई भी पार्ट उठा के देखते हो, अगर प्रीवियस वाला आप नहीं भी देखे रहे हो तो आपको उस क्लास में जितना भी चीज पढ़ाएगी आपको समझ में आ जाता होगा। ऐसा हम लोग, ऐसा क्लास को डिजाइन किया गया। एक बच्चा मुझे कॉल करके बोला कि सर क्लास कर रहे सर, आप तो सर इतना दिन से पढ़ा रहे, कुछ डाउट रहा तो, कुछ डाउट हुआ तो कैसे पूछेंगे। हम लोग क्लास में सबसे पहली बात तो है डाउट तो रहता ही नहीं है, मतलब 99.99% सॉर्ट आउट हो जाता है क्लास में ही। 1-2% एक्स्ट्रा सवाल होता है तो वो हम लोग ले लेते हैं, करवा देते हैं। इसके अलावा डाउट का तो बहुत सारा तरीका सॉल्व करने का, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, जो भी आपका, बहुत बच्चे कॉल भी करते हैं। छोटा छोटा सवाल का जो डाउट है ना, एमसीक्यू टाइप का सवाल है, आपसे रिक्वेस्ट में ये करूंगा वैसे सवाल को ना ग्रुप में भेजो, लोगों के रिप्लाई से अगर आप संतुष्ट ना हो तो आप मेरे पास भेजो, बिना मतलब कि आप मेरे पास भेजोगे तो समय दोनों का बर्बाद हो, है ना। मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि डाउट जहां पर है उसके लिए आप पहले ग्रुप में भेजो, अगर ग्रुप से आप संतुष्ट नहीं होते जवाब से तो आप मेरे पास आओ, तो मैं उसको अच्छे से समाधान कर पाऊंगा, ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग आज का टॉपिक सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक और सेशन, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसका डिस्कशन करने से पहले मैं बता देता हूं कि कल से लेकर छठ पूजा तक उम्मीद है सोमवार का शायद क्लास ना हो, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा। और जो एग्जाम का शेड्यूल रखा गया है, मैं एक बार फिर से आप लोगों से वोटिंग करवाना चाहता हूं। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है? ठीक है क्या? साउंड ठीक है? चलो अब देखो, अब एक बार मैं वोटिंग करवा लेना चाहता हूं। आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, आपके पास एग्जाम देने के लिए आप दो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन ए में आप सेलेक्ट कर सकते हो क्या, फ्राइडे यानी कल का दिन फ्राइडे, और ऑप्शन बी में आप सेलेक्ट कर सकते हो मंडे का दिन, ठीक है। क्योंकि संडे के दिन क्या है डियर स्टूडेंट, सैटरडे और संडे क्या है आपको ही पता है, खरना का त्योहार है, तो उस दिन हो नहीं पाएगा, है ना, उस दिन हो नहीं पाएगा, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और संडे के दिन तो आपको पता ही है, संडे के दिन तो डाला छठ उठता है, तो उस दिन भी आप जाओगे तो थक हार वार जाओगे, तो उसमें ज्यादा दिक्कत ही है, ठीक है। तो 90% बच्चों का जैसा मैं रिप्लाई देख पा रहा हूँ वो बी को सेलेक्ट कर रहे हैं, और कुछ बच्चे का कहना है कि सर ए को ही एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, ए को ही। लेकिन बहुत सारे बच्चे मतलब 60, लगभग 65:40, मतलब लगभग इसका 65 है और इसका 40 रेशियो में। मैं चाहता हूं तो वोटिंग भी करवा सकता हूं आपका, हम लोग यहाँ पे पोलिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन का ना लाइव पोल्स का ऑप्शन है, आप चाहो तो लाइव पोल दे सकते हो। ठीक है, सी और डी तो ऑप्शन है नहीं, आपको ए और बी में क्लिक करना है, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, देखो ए और बी में सेलेक्ट कर सकते हो आप। चलो आपके पास 28 सेकंड बचा हुआ, अपने ऑप्शंस को दे सकते हैं, ए और बी में सेलेक्ट कर लो, ठीक है। देख लो आपका क्या आंसर आप करते हो, ठीक है। तो लाइव पोल के माध्यम से हम लोग को पता चले एग्जैक्टली कितना बच्चा किसमें सेलेक्ट किया है, कौन मंडे का फेवर में और कौन तुम्हारा इसका फेवर में, ठीक है। तो लाइव पोल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं।
ए और बी में कौन बच्चा ज्यादा किसमें इंटरेस्टेड है? 108 109 बच्चों ने रिप्लाई दिया अभी तक। तो बी बी ऑप्शन, ए ऑप्शन को 24 लोगों ने सेलेक्ट किया, बी ऑप्शन को 85 ने, सी और डी को एक एक लोगों ने सेलेक्ट किया, उनको पता नहीं होगा इसके बारे में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में बी का विजय हुआ है, यानी बी ऑप्शन को ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया है 85। और 85 किसका संख्या है? 85 संख्या है मंडे वाला दिन। इसमें टोटल 85 लोगों ने वोटिंग किया, इसमें 24 लोगों ने वोटिंग किया है, ताकि सी और डी में एक एक वोट मिला है। तो चलो ठीक है, सी और डी तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो मंडे वाला दिन में सेलेक्ट होता है, तो मंडे को दिन हम लोग रखते हैं क्या, लाइक एग्जाम जो है हम लोग मंडे को करते हैं। ठीक है, आप ही लोग को द्वारा सुझाया गया सुझाव को मैं मानता हूँ, मंडे के दिन आपका एग्जाम होगा, टेस्ट होगा। मंडे के दिन टेस्ट देने से एक दो फायदा और है। फायदा नंबर एक ही कि क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड मिल जाएगा आपको, क्योंकि जैसे कल क्वेश्चन देना पड़े तो थोड़ा टाइम कम मिलेगा, मंडे को मिले थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मैं क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बना पाऊंगा, आपके पास भी थोड़ा पढ़ने का टाइम मिलेगा। मेरा भी विचार में मंडे ही था कि मंडे को टेस्ट लूंगा तो थोड़ा सवाल का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज होगा। जैसे आपको पता होगा पिछले बार 25 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, हो सकता है इस बार 30 से 35 मार्क्स का हो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, इस चीज के बारे में। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आप में से ऐसे कोई भी स्टूडेंट होगा जो क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, तो अभी दिवाली और छठ पूजा का सेम ऑफर है, 1200 रुपए में क्लास को ज्वाइन कर सकता है। नवंबर तक का क्लास उसको मिल जाएगा, कोई रजिस्ट्रेशन फी लगेगा नहीं। जितना भी पुराना क्लास हुआ है 10 अक्टूबर से लेकर टिल 9 सारा रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा जो हम लोगों का नवंबर तक का उसको फी देना नहीं पड़ेगा, कोई इनरोलमेंट फी नहीं लगेगी, पूरा का पूरा फी इसी में सारा कंसिडर किया गया। मात्र 1200 में ज्वाइन कर सकता है कोई भी सहपाठी, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई सर्कल में कोई भी हो, जूनियर सीनियर कोई भी हो, क्लास को ज्वाइन करने के बारे में बोला, कुछ दिन टेस्ट करें। इसमें भी 7 से 10 दिन का डेमो क्लास है, सारा चीज आपके सामने ही। अगर उसको लगेगा कि नहीं हमको क्लास नहीं करना है तो 7 से 10 दिन का पूरा टाइम है, 10 दिन के अंदर अपना फिर रिफंड भी ले सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। कोई भी बच्चा जो ज्वाइन कर रहा है सबके लिए सेम रूल लागू होता है, किसी के लिए कुछ भेदभाव है नहीं। अब हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूं, अपना एमसीक्यू सवालों में आ जाता हूं। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपना नाम क्या आईडी लगाना। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉरम? रिपोर्टेबल मंडे को सिलेबस जितना मैं पढ़ाया हूं टिल डेट, माइंस एक्ट सप्ताह भर में जो भी माइंस रूल में जो पढ़ाएगा सारा आएगा, है ना, उसके बारे में मत पूछो। जब देखो, जब आप उस बैच में जुड़े हो तो बैच में आप कब से जुड़े? 10 तारीख से जुड़े, 10 अक्टूबर जुड़े हो कि नहीं? तो 10 अक्टूबर से लेकर टिल डेट जितना क्लास हुआ है सारा सब कुछ भी आ सकता है। ऐसा क्यों पूछते हो सर क्या सिलेबस होगा? कुछ भी आ सकता है, 2-4 सवाल पुराना वाला रह सकता है। मेन फोकस हम लोग को जो करंट वीक में होता है, लेकिन पुराने वाले से भी सवाल रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। ठीक है, सब चीज को पढ़ना। तो फॉर्म जे में भेजते हैं। माइनर इंजरी का जो रिपोर्ट जाता है के में, कितना डेट में भेजना होता है, किस डेट में भेजते हैं? माइनर इंजरी का जो रिपोर्ट होता है फॉर्म के में, किस डेट में भेजते हैं, कब भेजते हैं? कब भेजा था माइनर इंजरी का रिपोर्ट फॉर्म के में? ऑन और बिफोर कितना तारीख? ऑन और बिफोर कितना तारीख होगा? ऑन और बिफोर कितना तारीख है यार, अच्छा से बताओ। 20 जनवरी का डेट है ना, ऑन और बिफोर क्या है? 20 जनवरी है ना। 20, बहुत बच्चा उल्टा पुल्टा आंसर लिख दिया, इसमें दिया है 20 जनवरी। ठीक है, एनुअल रिटर्न को बता सकता है कब भेजता है एनुअल रिटर्न? एनुअल रिटर्न का डेट क्या हुआ? एनुअल रिटर्न का इसी के साथ में लिख देना ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। एनुअल रिटर्न कब भेजता है आपको पता है? वेरी गुड, 1 फरवरी। ऑन और बिफोर 1 फरवरी। क्या होगा इसका जवाब? 1 फरवरी। ये मैं पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा कुछ दिन में, नोटिस का चैप्टर आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा। और ऐसे जो माइनर इंजरी का रिपोर्ट होता है 20 जनवरी से पहले भेजते हैं। ठीक है, याद रहेगा, कभी गलत मत करना। जो अगर मान लो कोई माइंस में 6 व्यक्ति का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, 6% माइंस में एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गया, किस तरह के एक्सीडेंट में इसको काउंट करेंगे? अगर किसी माइंस में अगर 6 व्यक्ति का डेथ हो जाता है, उसको किस तरह का एक्सीडेंट में काउंट किया जाएगा? क्या बोलेंगे उसको? कौन गधा बोला? डिजास्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? 6 पर्सन का डेथ हो जाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग? मेजर एक्सीडेंट बोलेंगे। क्या बोले हम लोग? मेजर। डिजास्टर के लिए कितना है? 10 और मोर, 10 और अधिक को तो डिजास्टर कहेंगे उसको हम लोग, ऐसे डिजास्टर नहीं कहेंगे। अब मान लो कोई व्यक्ति काम करते करते क्या किया, गलती से उसका जो हाथ है ना, हाथ होलेज में चला गया और उसका उंगली एक कट गया। उसका हाथ क्या हुआ? होलेज या कन्वेयर में चला गया, बेचारा की उंगली कट गया। मैं किस तरह के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ? ये किस तरह का एक्सीडेंट है? व्यक्ति का हाथ चला गया, फिंगर चला गया किसी में और उसका उंगली कट गया, किस तरह का एक्सीडेंट है? ये क्या है? सीरियस बॉडीली इंजरी में आएगा, ये सीरियस बॉडीली इंजरी का पार्ट है ना, सीरियस बॉडीली इंजरी में। ठीक है, इसका नोटिस, इसका जो नोटिस होता है 24 आवर, 7 डेज और साथ ही साथ फोर्स फॉरम में आफ्टर ज्वाइनिंग 15 डेज में देते हैं। इसके अलावा विद इन जब एक्सीडेंट होता है तुरंत आरआई को इन्फॉर्म करना होता है। हम लोग एक्सीडेंट वाला पार्ट करेंगे, हम लोग डिटेल्स में जानेंगे क्या होता नहीं होता, थोड़ा धैर्य रखकर तो चलना पड़ेगा। ये वाला पार्ट हम लोग को डिटेल्स में करना है, साथ में जितना भी नोटिफाइंग डिजीज उसके बारे में पढ़ना है,
सब क्लास का ही पार्ट है, ठीक है, सब स्टैट्यूटरी का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग माइंस। अगर मान लो कोई ओपन कास्ट मेरा माइंस है जहां पर हम लोग एकदम लो कॉस्ट मिनरल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइक कंकर, मोरम, लेटराइट, बोल्डर, इन सब चीजों का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों का जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो देख रहे क्या कितना मेन पावर रहने पर वहां पे माइंस एक्ट लागू नहीं होगा, कितना मेन पावर रहने तक हमको वहां पे माइंस एक्ट लागू नहीं होगा, मेन पावर कितना रहने तक हमको माइंस एक्ट वहां लागू नहीं होगा, तो कितना होगा मैक्सिमम कितना मेन पावर को काम में ले सकते हैं वहां पर हम लोग इस केस में मैक्सिमम 50 व्यक्ति को काम में लिया जा सकता है, ठीक है। अगर कंकर, मोरम, लेटराइट, बोल्डर, ठीक है, सलाइल, रोड मेटल्स, ऑर्डिनरी क्लेस, ऑर्डिनरी सैंड, ठीक है, इसके अलावा जो आपका होता है लाइमस्टोन, ठीक है, ग्रेवल, इन सब चीजों को अगर माइनिंग करते हैं हम लोग तो 50 व्यक्ति तक छूट मिलता है हम लोगों का, 50 व्यक्ति तक छूट है। साथ ही साथ अगर डेप्थ का बात किया जाए तो डेप्थ कितना मीटर डेप्थ तक का छूट होता है, कितना मीटर का डेप्थ तक का छूट होता है, जल्दी से कितना मीटर का डेप्थ का छूट होता है, तो मैक्सिमम हम लोग का 6 मीटर डेप्थ, 6 मीटर तक का छूट होता है, 6 मीटर का गहराई तक छूट होता है क्या। अच्छा एक बात कोई आदमी, अच्छा अगर मान लो मिनरल प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के केस में, ठीक है, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के केस में कितना मीटर गहराई तक कोल का अगर हो कितना मीटर गहराई तक छूट है, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग कोल का अगर हो तो कितना मीटर तक छूट है, 15 मीटर तक छूट है। और अन्य केस में कितना मीटर है मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में, अन्य केस में कितना मीटर छूट है, 6 मीटर तक छूट है मेरा, मैक्सिमम 6 मीटर। अपना आंसर टाइप करके रखो, उतना समय नहीं है बाबू, आप लोग एक बात समझ लो, आप लोग जॉब का तैयारी कर रहे हो, आपको एग्जाम देने नहीं जा रहे कि सर मेरा तो अभी तो सेकंड सेमेस्टर चल रहा, फोर्थ सेमेस्टर नहीं है, यहाँ पर आपका कंपटीशन का भावना होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है 6 मीटर और 15 मीटर। साथ ही साथ जो मिनरल प्रोस्पेक्टिंग करेंगे मैक्सिमम मेन पावर कितना यूज किया जाएगा, मैक्सिमम मेन पावर कितना यूज किया जाएगा। क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आपको जानकर हैरत होगा, उन बच्चों को भी सच में हमको अपने आप में भी बहुत खुशी होता है, सोचता हूं तो बच्चे कहीं ना कहीं क्लास करते थे, वो पुराना बच्चा ऐसा बहुत सारा है जो कहीं ना कहीं क्लास करते थे वो, और उन क्लास को छोड़कर उनमें फी पे करने के बाद वो मेरे पास ज्वाइन किए। और सबसे हैरत की बात है पता है, वो उस क्लास को ज्वाइन भी नहीं करते और मेरे पास ही क्लास करते हैं। उनको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ये सच में मेरे लिए भी भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद ही मैं मानता हूं कि मैं किसी को समझा सकता हूं, कोई बात बोलकर अपनी बातों से मैं समझा सकता हूं, उनको समझ में आती है मेरी बातें, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना होगा 20 व्यक्ति। ऐसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चा दीपक रोल नंबर 206 का कहना है कि सर मैं भी सर उसमें से शामिल हूं, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो दूसरा क्लास में ज्वाइन करने के बाद फिर हम लोगों को क्लास ज्वाइन किया और फिर वहां गया ही नहीं वो बेचारा, क्योंकि उसको पता है कि समझना बड़ी बात है ना बाबू। आई एम ऑल्सो रंजित 195 रोल नंबर है, सिकंदर जो तुम्हारा 390390 है, ठीक है ना। बहुत लोग हैं ऐसे कि जो लोग क्लास ज्वाइन किए, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, ये है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा रूल्स के ऊपर और एक्ट का कुछ और बात पे हम लोग ले लेते हैं। क्या ऐसा सच में है कि माइंस एक्ट का बहुत सारा सेक्शन क्या लागू नहीं होता? प्रमोद प्रजापति 76, बहुत लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे बच्चे लोग, ऐसा नहीं है। माइंस एक्ट का बहुत सारा सेक्शन हर जगह लागू होता है, उसमें कौन कौन सा सेक्शन है, आप में से कितना नंबर सबको पता है, किस किस सेक्शन जो है हर जगह लागू हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड अजय कुमार मंडल। कितना कितना सेक्शन नंबर है? 7, 8, 9, 40, 45, 46। क्या क्या सेक्शन है? सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है, सेक्शन कितना 40 है, सेक्शन 45 और सेक्शन 46 है, जो हर हाल में हर जगह लागू होता है। अब मैं एक सवाल में देता हूं, देखता हूं आप लोगों में से किसका क्या याद है। मैं सेक्शन का मैं आपको बताऊंगा कि मैं सेक्शन का डिटेल्स बताऊंगा, आपको उसका नंबर बताना है, ठीक है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट, कौन सा सेक्शन का मैं बात कर रहा हूं? विमेन एम्प्लॉयमेंट सेक्शन कौन सा? विमेन एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, विमेन एम्प्लॉयमेंट चला गया। सेक्शन 46 विमेन एम्प्लॉयमेंट में कौन सा है? विमेन एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 46 में विमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में सेक्शन 46 से बोला गया, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर का पावर, स्पेशल ऑफिसर का पावर, पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर, कौन सा सेक्शन का मैं बात कर रहा हूं? वेरी गुड, स्पेशल ऑफिसर का पावर, कौन सा सेक्शन? स्पेशल ऑफिसर का पावर के बारे में, स्पेशल ऑफिसर का जांच करने के बारे में जो बोला गया, सेक्शन किसमें? 8 में बोला गया, 8 में इसके बारे में बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर बिलो 18 ईयर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर बिलो 80 ईयर, कौन सा सेक्शन का मैं बात कर रहा हूं? एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर बिलो 80 ईयर के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूं? सेक्शन 40 के बारे में बात किया, सेक्शन 40 में इसका जिक्र किया गया। अगर मैं बात करूं इसके साथ, मान लो इंस्पेक्टर और स्पेशल ऑफिसर को फैसिलिटेट करना, व्हेन अगर वो एग्जामिनेशन करते उसको फैसिलिटी देना, किस सेक्शन में इसका जिक्र किया गया? इंस्पेक्टर और उसको फैसिलिटेट करना, अगर वो इंस्पेक्टर जांच करने के लिए, इसका जिक्र किसमें? 9 में किया गया, 9 में इसका जिक्र किया गया। किसी भी 18 वर्ष से कम वर्ग को उस वर्किंग प्लेस में उनको नहीं खड़ा होने देना, नहीं रहने देना है,
कौन सा सेक्शन में बात किया गया है? 45 में जिक्र किया गया है। और सबसे लास्ट वाला बचा रहा क्या? इंस्पेक्टर का पावर इन माइंस। माइंस में इंस्पेक्टर का पावर क्या होता है? सेक्शन कौन सा? 7 है। तो ये 6 सेक्शन जो मैंने बताया, 6, 7, 8, 9, 45 और 46 से 6 का 6 सेक्शन हर हाल में हर माइंस में लागू होता है। ठीक है, इसके अलावा 2 केस और होता है, जैसे सुपरइटेशन ग्राउंड, और साथ ही साथ एक और केस है जिसमें भी एक्सप्लोसिव, जिसमें क्या है? जिसमें माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। सुपरइटेशन ग्राउंड के अलावा एक कौन सा कंडीशन इसमें माइंस एक्ट लागू हो जाएगा? तो एक्सप्लोसिव से रिलेटेड। एक्सप्लोसिव क्या है? एक्सप्लोसिव यूज। अगर किसी माइंस में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर देते हो तो वहां पर क्या होगा? माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। आप कुछ करो या ना करो, माइंस एक्ट तो लागू होकर रहेगा। तो कल का कंडीशन आप सुने होंगे क्लास, भले आपको लग रहा हो स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को कि सर ये क्लास थोड़ा सा अजीब है, हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। कल का क्लास करने के बाद आज कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको हर एक चीज के बारे में अच्छी जानकारी होगी कि टॉपिक पूरा का पूरा क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को डाउट होता है ऑनलाइन क्लास है, कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे सर, बहुत अजीब लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो सुविधाएं है ना, बाकी नहीं। मैं खुद कभी ऑनलाइन का बहुत खिलाफ में रहता था, मेरे जैसा विरोध करने वाला ऑनलाइन का विरोध करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। इवन मैंने डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया है, दोस्तों के बीच डिबेट में तो ऑनलाइन का खिलाफ ही रहता था। तो आज की डेट में समर्थन करता हूँ कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं। जैसे पहले तो यह है कि आपको रिकॉर्डिंग का सुविधा मिलता है, जो आप क्लास को बार बार देख सकते हो, अपना नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो, क्लास छूटने का डर नहीं रहता है। हर जैसे एक उम्र के बाद ना एक बच्चा में क्या होता है कि थोड़ा दिक्कत आ जाती है क्लास वाला अटेंड करने से। चलो इस सब डिस्कशन तो आपको ही पता, ऑनलाइन का फायदा क्या, मैं बेकार में गिना रहा हूँ और आप लोग का समय बर्बाद कर रहा हूं। चलो अब मैं कुछ और सवाल पूछता हूँ। कोल्ड डस्ट के कारण कौन सा बीमारी होता है? कोई मुझे बता सकता है? कोल्ड डस्ट के कारण कौन सा बीमारी होता है? कोल्ड डस्ट के कारण कौन सा रोग होता है? वेरी गुड, न्यूमोकोनोसिस। क्या होता है? कोल्ड डस्ट के कारण न्यूमोकोनोसिस। अब एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति है जिसका उम्र आपको दे दिया, एक व्यक्ति का आयु बोला, उसका जो उम्र है 38 ईयर है, ठीक है, आपको बताना उसका पीएमई कितना अंतराल पर होगा। अगर एक व्यक्ति का आयु 38 साल है तो उसका पीएमई कितना अंतराल पर होगा? तो उसका पीएमई 5 साल में एक बार किया जाएगा। अगर उसी व्यक्ति का आयु बढ़कर हो गया, तुम्हारा 52 साल हो गया, 52 ईयर हो गया, तो उसका पीएमई कितना अंतराल पे किया जाएगा? वेरी गुड, 3 साल में होगा। कितना साल में होगा? 3 साल में होगा। और अगर किसी व्यक्ति का आयु 60 से ज्यादा, मान लो 62 साल है, तो उसका पीएमई कितना अंतराल पर होगा? तो हर एक साल में होगा। इसके अलावा रेस्क्यू ट्रेन पर्सन जो होते हैं, उसका पीएमई कितना अंतराल पर होता है? रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का पीएमई कितना अंतराल पर होता है? 12 मंथ, है ना, 12 मंथ का फिगर दिया गया, 12 मंथ के अंतराल पर रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का पीएमई कराना होता है। पीएमई जो होता है ये। अब अगर मान लो सेकंड और फाइनल नोटिस गिवन बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड, सेकंड और फाइनल नोटिस बाय एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड, किस फॉर्म में भेजेंगे? सेकंड और फाइनल नोटिस एपिलेटेड मेडिकल द्वारा किस फॉर्म में होगा? किस फॉर्म में होगा? सेकंड, तो कौन सा फॉर्म में होगा? वो आर में होगा। आर में होगा ना, आर में होगा। कितना दिन पहले देंगे हम लोग? आर फॉर्म में जो नोटिस देंगे कितना दिन पहले देंगे हम लोग? कितना दिन पहले देंगे हम लोग? तो कितना दिन पहले देंगे हम लोग? 15 दिन पहले देंगे। कितना दिन पहले देंगे? 15 दिन में। एन फॉर्म में जो नोटिस देते हैं, एन फॉर्म में कितना दिन पहले दिया जाता है? फॉर्म एन में दिया गया नोटिस कितना दिन पहले होगा? वेरी गुड, फॉर्म एन में दिया गया नोटिस कितना दिन पहले होगा? तो 10 दिन पहले होगा। 10 दिन पहले होता है। ये किसका नोटिस है? सेकंड नोटिस, सेकंड और फाइनल नोटिस बाय मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नॉर्मल, इसमें एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड नहीं होगा, इसमें एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे रेस्क्यू स्टेशन, सॉरी माफ करना, फर्स्ट एड स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट रखा जाता है, ठीक है, फर्स्ट एड स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट रखा जाता है, वेरी गुड, शेड्यूल 3 के तहत रखा जाता है। मेरा पूछने से पहले आप लोग जवाब दे दिए, बहुत अच्छा। चलो एक क्वेश्चन पे मैं फिर से चर्चा करूंगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अंडरग्राउंड में एम्प्लॉय है, ठीक है, अंडरग्राउंड में एम्प्लॉय है, तो कितना दिन काम करने के बदले उसको 1 ईएल के लिए एलिजिबल हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति, अरे ध्यान सुनो, अंडरग्राउंड में एम्प्लॉय है तो कितना दिन काम करने के बदले उसको 1 ईएल मिलेगा? कितना? 1 ईएल के लिए उसको कितना दिन का अटेंडेंस चाहिए? तो 1 ईएल मिलता है उसको 15 दिन अटेंडेंस के बदले, मिनिमम उसमें 190 दिन का हाजिरी होना चाहिए, तो वो ईएल के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, ईएल ही ऐसा है जिसको बेच सकता है। टोटल साल भर में सीक लीव, कितना सारा सीक लीव किसी को ग्रांट होता है? पूरा साल में, पूरा साल भर के दौरान एक व्यक्ति को कितना सिक लीव ग्रांट किया जाता है? कितना सारा सिक लीव मिलता है उसको? 15 तो सिक लीव मिलता है। 15 सिक लीव, उसको 15 सिक लीव के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, सीएल इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं, शेल्टर कैंटीन तो बार बार पढ़ा चुके हैं, पढ़ा के हमको लगा खुद मेरा माथा दर्द रहने लगा। अगर कोई व्यक्ति मैकेनिकल से डब्ल्यूआई बनना चाहता है, उसको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अगर किसी को मैकेनिकल से डब्ल्यूआई बनना है, मैकेनिकल का फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छा, तुम लोग का जो जवाब है ना सच में बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा लगता है, आप इतना अच्छा से इसको सॉल्व कर देते, बना देते हो। और इसमें जो पोल का ऑप्शन मैंने आज देखा ना,
इससे पहले मैंने कभी पोलिंग का ऑप्शन नहीं करवाया था। आपने जो वोटिंग किया ना आज, मेरा दिल गदगद हो गया। ये चीज देख के ना मेरा मन बड़ा खुश हो गया। अब मैं ना एग्जैक्टली चेक कर सकता हूँ कौन बच्चा क्या जवाब दिया है। पोलिंग में कौन बच्चा क्या जवाब देने, एक बच्चा को मार्क किया सकता, क्योंकि यहाँ सब दिखता है। आप जो पोल में वोट कर रहे हो ना, हर एक चीज दिखता है, हर कुछ सब कुछ नजर आता है कि हाँ आप क्या वोट किए, किसको क्या दिए नहीं दिए, किसको टिक किए, किसको आप स्किप किए। ठीक है, तो आज का टॉपिक और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुखद कहानी आज का यह है, मोबाइल में चार्ज कम है, मतलब 15% है। अगर तुम लोग का परमिशन 1 मिनट के लिए, तो मैं चाहता हूँ इसको पावर बैंक से चार्ज में लगा दूं, कम से कम मोबाइल बंद तो नहीं होगा। कर ले तो मुझे 30 सेकंड का टाइम दो, ताकि पावर बैंक से मैं इसको चार्ज में लगा दूं। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम। चलो अब हो गया ठीक। ठीक है, आपको इशू नहीं है, अब मोबाइल चार्ज हो रहा है, आप लोग क्लास भी करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा डिस्कशन हुआ क्लास में, बहुत सारा इधर उधर का बात हम लोग की। आज का टॉपिक और सेशन को अब लेते हैं बाबू। आज का टॉपिक और सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो किसी को डाउट नहीं, हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है ना? साउंड वन ठीक है? ओके, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक और सेशन स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक सेशन किस चीज के ऊपर है? आज हम लोग क्लास करने वाले माइंस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका नाम है कमिटी। ठीक है, क्या नाम है वो? कमिटी, COMMITTEE कमिटी। ठीक है, कमिटी के बारे में आज क्लास करने वाले हैं। कमिटी के ऊपर क्लास होगा। कमिटी क्या होता है, नहीं होता है, क्यों बनता है, नहीं बनता है, इसके ऊपर क्लास होगा। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से चाहूंगा एक वोटिंग करवाना। क्या वोटिंग करवाना? आप कैसे क्लास करना चाहते हैं? 2 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, ऑप्शन 2 आपके पास है। ठीक है, ऑप्शन 2 आपके पास है। आप चाहते हो कि सर डिटेल्स में क्लास करना, तो डिटेल्स के लिए ऑप्शन ए टाइप करो। और आप लगता है कि नहीं सर हमको इतना ही पढ़े जितना हमको जरूरत है, तो आप बी टाइप करो। अगर आपको लगता है कि सर मैं डिटेल्स में क्लास को करना चाहता हूं, तो ऑप्शन ए टाइप करो, डिटेल्स के लिए ऑप्शन ए टाइप करो। और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे इतना ही पढ़ा दीजिए जितना मेरा क्लास काम चल जाए, तो आप ऑप्शन बी को टाइप करो। कितने बच्चों का क्या जवाब है आराम से टाइप करो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। डिटेल्स के लिए ऑप्शन है, और ऐसा नॉर्मल आप क्लास करना चाहते हो तो ऑप्शन बी को टाइप करो। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बच्चा का रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब से सोचते हैं, मुझे जवाब मिल जाएगा एक बार में। चलो जल्दी, वेरी गुड। 112 बच्चों ने लगभग वोटिंग किया यहाँ पे। 112 बच्चों का वोटिंग का जो लिस्ट है, रिकॉर्ड है, मैं देख लेता हूँ। 112 बच्चों में आंसर क्या किया आपने? 78 बच्चों ने ए को चूज किया है, 34 बच्चों ने बी को चूज किया। मतलब 78 बच्चे चाहते हैं कि मेरा सोच रखते हैं, वो डिटेल्स में चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि सर एक बार में अच्छे से पढ़ा दीजिए, ताकि फिर दोबारा क्लास ना करना पड़े। बाबू जो टॉपिक है, सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, टॉपिक है दैट इज द कमिटी, ये आपका, ठीक है, आप जो एग्जाम दे रहे हो उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हर एग्जाम में ना ये एक हर समय खड़ा रहेगा। तो क्यों ना ऐसा अभी किया जाए कि एक बार में अच्छे से पढ़ के खत्म कर दिया जाए इसको। ठीक है, तो मेरा सोच सिंपल है कि इसको अभी पढ़ के हम लोग खत्म कर देंगे, ताकि जीवन में फिर कभी पढ़ना ना पड़े, इसका तरफ देखना ना पड़े। तो कमिटी क्या होता है हम लोग जानते हैं, समझते हैं। कमिटी जानने से पहले जिसका सेक्शन, इसका सेक्शन कितना 12 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 30 से, जिसमें दिया गया है क्या? पावर ऑफ, दैट इज द फंक्शन ऑफ कमिटी। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले इसको सेक्शन 13 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या लिखा गया? फंक्शन ऑफ कमिटी। फंक्शन ऑफ कमिटी इसको पढ़ना स्टार्ट करें, पहले काम को जानेंगे, तब बाकी चीजें समझ में आएगी है क्या। देखो तुम लोग अक्सर सुनता होगा, क्या सुनता होगा? SIT। जैसे मान लो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ, या किसी तरह कुछ पकड़ा गया, या फिर कहीं पे ड्रग्स का तस्करी हुआ, या फिर कोई भी केस हो गया, कहीं पर रेप हुआ, कहीं पे मर्डर हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक SIT का गठन कर देती है। सुने ना, SIT एक कमिटी बना देती है। कमिटी सुने होगा, SIT सुने होगा, सब वर्ड तुमको सुनने को मिलता होगा। एक 2 दलीय कमेटी का गठन हो गया, तुम न्यूज में अक्सर सुनते होगे 2 दलीय कमेटी का गठन हो गया उसका जांच के लिए, वो कमेटी अपना 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसा सुनते हो आप, ऐसा सुनते हो जो कमेटी गठन होता है।
ठीक है ना। तो माइंस में भी अगर किसी तरह का कोई चीज घटता है, कोई चीज होता है, तो उसके लिए भी कमेटी गठन करने का प्रावधान है। ऐसा नहीं कि केवल हम लोगों का सोसाइटी में अगर कुछ हो रहा तो ही कमेटी गठन करना, ऐसा नहीं। अगर माइंस में भी अगर कोई चीज घटता है, माइंस में भी कुछ ऐसा होता है, तो उस केस में भी हम लोग कमेटी का गठन करने का प्रावधान माइंस एक्ट में दिया गया है कि कमेटी गठन किया जा सकता है। कमेटी गठन आप करोगे, कर सकते हैं, लेकिन कौन कमेटी गठन करेगा? तो नॉर्मल कौन करता है? जब कोई होता है तो हल्ला हम लोग किसके खिलाफ बोलते हैं? सरकार के खिलाफ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बनाती है, जो भी चीज बनाती है, या एसआईटी बनाओ, जो भी बनाए। तो उसी तरह जब कभी भी कमेटी बनेगा तो इसमें मुख्य रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बनाएगी। पहले ही बात तो समझ लो, कमेटी कोई डीजीएमएस का अधिकारी नहीं बनाएगा, कमेटी कोई वर्कर नहीं बनाए, कोई नहीं बनाएगा। अब कुछ मैटर लेता है जिसमें कमेटी बनाने का जरूरत पड़ता है। क्या क्या मैटर हो सकता है इसमें कमेटी बनाने की जरूरत पड़ता है? क्या होगा, क्या बात रहा होगा कि कमेटी बनाना जरूरत पड़ गया? जैसे ऑप्शन नंबर 1, पहला कंडीशन ये हो सकता है, मान लो कि डिस्प्यूट हो गया। कैसे डिस्प्यूट हो गया? मान लो रीजनल इंस्पेक्टर तुम्हारे माइंस में आए, जांच किए, वो रीजनल इंस्पेक्टर जांच किए, बोला यहां से लेके यहां तक रूफ बोल्टिंग करिए, या फिर बोला रूफ बोल्टिंग आप किसके साथ डब्ल्यू स्टेप लगाइए, साथ में खूंटा लगाइए, साथ में आप ये लगाइए वो लगाइए, सारा ऑब्लिगेशन लिख के दे दिया, अगर आप नहीं करोगे तो आपका ये हो जाएगा। तुम बोले सर मेरा सीम का जो आरएमआर है 50, सॉरी माफ करना 65 है, बहुत अच्छा आरएमआर है, इसमें कहीं पर भी नहीं है कि इतना हमको करने की जरूरत है, मेरा नॉर्मल काम चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक डिस्प्यूट का माहौल बन जा रहा है। डिस्प्यूट मतलब कैसा? वो कुछ बोल रहा, तुम कुछ बोल रहे हो, ठीक है। इस मैटर को क्या होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैटर को झगड़ा लेके भेजा जाएगा, अब वो अड़ गया कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, अब तुम अड़ गए कि नहीं, नहीं होगा, तो पहले चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा था मैटर को। चीफ इंस्पेक्टर के साथ भी अगर तुम्हारा नहीं बन रहा है, चीफ इंस्पेक्टर का बात तुम नहीं मान रहे हो, तो उस मैटर को क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा था। सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी को सौंप देती है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तुम्हारे और तुम्हारे ऊपर वाले पद के बीच, तो तुम उसको क्या कर सकते हो, उसको सॉर्ट आउट करो, आपस में बातचीत करके सॉर्ट आउट करो। तो कमेटी का गठन होता है। पहला एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन, तुम आए दिन सुनते होगे, क्या सुनते हो भाई, कि कोई एक्सीडेंट हो गया। चलो एक्सीडेंट हुआ तो नॉर्मल केस में एक्सीडेंट हो गया, सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट, पूरा नेता इन्वॉल्वमेंट, पूरा माहौल गर्मा गर्मी होने लगता है, अक्सर तुम सुनते हो। तुम कोई भी चीज का खबर ले लो ना, मान लो जैसे एक उदाहरण ले लो, शराब पी के 20 आदमी मर गया, तो क्या करती तुरंत क्या करती है सरकार, क्या करती, तुरंत आनंद फानंद में कमेटी बनाकर उसको सौंप देती है कि जाओ तुम उसके बारे में छानबीन करो, यही ना होता है। तो माइंस में भी अगर इस तरह के कभी कोई घटना घट जाए, कोई ओपन कास्ट माइंस है, प्राइवेटाइजेशन है, इसके अलावा अंडरग्राउंड का माइंस बहुत सारा प्राइवेट खुल रहा है, तो अगर कभी कोई ऐसा घटना घट गया, ठीक है, जो कि सोच से परे है, हो ही नहीं सकता था, हो गया, तो उस केस में क्या होगा, अगर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेबर लोग अलग डिमांड कर रहे हैं, ऐसा होना ही नहीं था, तो पूरा का पूरा इनका गलती है, पूरा का पूरा ऐसा गलती था, ये गलती था, तो उस केस में भी क्या होता है, कमेटी के द्वारा उस चीज का जांच पड़ताल कराया जाता है कि कमेटी जाके जांच पड़ताल करे कि भाई आपका क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ घटना, वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर उस पर डिसीजन होगा। तीसरा और क्या केस हो सकता है, जैसे मान लो सीएमआर है, कोल माइंस रेगुलेशन है, माइंस एक्ट है, माइंस रूल है, सारा बुक्स है, इसमें कोई सेक्शन उसको लेके विवाद हो रहा है। विवाद क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, या लेबर ग्रुप बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, ठीक है नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं ये नियम लागू होगा, हर हाल में लागू होगा, और लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट आज डिसाइड की, एक नियम लागू किया कि हर व्यक्ति हर 10 घंटा तक उसको काम करना होगा, वर्किंग आवर 10 घंटा उसको करना होगा, मिनिमम वर्किंग आवर 10 घंटा। अभी कितना घंटा, 8 घंटा का वर्किंग आवर है, वो मिनिमम आवर कितना कर दी, 10 घंटा कर दी, तो नॉर्मल वर्कर में आक्रोश होगा ही होगा, कुछ भी दे वो 10 घंटा काम क्यों करेगा, 8-8 घंटा का 3 शिफ्ट चलेगा, है कि नहीं। तो अब वो जब डिसाइड किया 10 घंटा का काम के बारे में, जैसे डिसाइड किया, तो उसमें क्या होगा, विरोध प्रदर्शन होगा। तो जब इस तरह का विरोध ज्यादा बढ़ जाएगा, दोनों के बीच डिस्प्यूट बढ़ने लगेगा, तो फिर से इस मैटर को कमेटी के हवाले कर दिया जाएगा। रूल रेगुलेशन एक्ट बायलॉज में अगर कोई चेंजेस करना हो तो कमेटी के पास भेज के चेंज करना होता है, क्योंकि कमेटी पूरा स्टडी करती है। हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में व्यक्ति उसको पास कर रहा, उसको वोट दे रहा कि हाँ सही है गलत है, चुनाव वो कर रहे हैं, लेकिन बनाते वो नहीं है कभी। वो रिकमेंडेशन दे सकते, सुझाव दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक और ले लेता हूं उदाहरण, जैसे मान लो अभी मान लो एक्ट में सुधार करना है, एक्ट में क्या सुधार करना, चलो इसी को मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं। मान लो 8 घंटा से 10 घंटा ड्यूटी करना, हम लोग बोले, जैसे मान लो मोदी जी चाहते कि मोदी जी खुद 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम करते, आप सबको पता है, हमको ही मालूम है। तो मोदी जी इतना काम करते, तो उन्होंने भी सोचा कि भाई हमारे देश के सारे युवा भी आज से 12-12 घंटा काम करेंगे, तो वो इस नियम को लागू करना चाहते हैं। तो कैसे लागू करेंगे, क्या अचानक कर देंगे, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन में बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव जो होगा, कैसे बदलाव होगा, वो कमेटी के हाथ में सौंपा जाएगा। कमेटी डिसाइड करेगी कि हाँ ये नियम में बदलाव करना होगा, ठीक है। तो ये सारा कमेटी का काम होता है, सुझाव देना,
उस रेगुलेशन जो सौंपा गया उसके बारे में काम करना, तो ये सारा कमेटी का मेन फंक्शन में आता है और कमेटी ये सारे कामों को करती है और उसके बारे में सरकार को सुझाव देती है और उस हिसाब से सारा का सारा काम होता है। तो मोटा मोटी आपको जो बात है कमेटी का जो फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डिस्प्यूट लेके हो सकता है, रूल रेगुलेशन में बदलाव को लेकर हो सकता है, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट, कोई घटना घट गया, दुर्घटना हो गया, उसका जांच को लेकर हो सकता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई एक कॉमन मैटर को लेके, एक ही मैटर पे चाहे तो दो दो कमेटी बना सकती है, वो चाहे तो दो दो कमेटी बना दी, ये भी हो सकता है। मान लो एक एक्सीडेंट हुआ, उसको संतुष्टि नहीं है एक कमेटी से, वो बोली नहीं इस पे दो कमेटी काम करे, ये भी होता है, ये भी प्रावधान दिया गया है। तो कमेटी आपको समझ में आ गई कितना महत्वपूर्ण चीज है ना। कमेटी क्या है, स्पेशल जो माइंस इंस्पेक्टर का जो पावर है ना, उससे भी थोड़ा बढ़कर पावर होता है। इनको मिला गया पावर, बहुत ज्यादा पावर होता है, जांच कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। क्या पावर मिलता नहीं मिलता, हम लोग आने वाला क्लास में भी 5-10 मिनट में हम लोग करेंगे, सारा चीज को समझेंगे कि कमेटी क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, नहीं होता है, एक बात को डिटेल्स में जानेंगे, कितने मेंबर होते हैं, क्या नियम है, कानून है, सब चीज को जानेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें थी, एकदम बेसिक चीजें से मैंने आपको समझाना स्टार्टिंग किया। ठीक है, कि क्या है नहीं कमेटी का के बारे में, ये सारी चीजें थी। चलो अब हम लोग बात करते हैं, क्या हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं बाबू, अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कमेटी से रिलेटेड सबसे पहले टॉपिक जो है सेक्शन 13, दैट इज द फंक्शन ऑफ कमेटी। 13 नंबर का जो सेक्शन उसमें क्या बोला, फंक्शन ऑफ कमेटी, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ कमेटी किस लिए सर, फंक्शन ऑफ कमेटी जब तुम कार्य को जानोगे तो तुमको समझ में आएगा उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मान लो हम तुमको बोले एक चीज है जिससे पानी बहता है, तो तुम्हारे दिमाग में पाइप बनेगा, है कि नहीं, पाइप बनेगा। तो जब तुम कार्य को समझोगे तो तुम स्ट्रक्चर को समझ में आएगा कि क्या चीज हो रहा है। तो पहले हम लोग कार्य को जानते हैं, फंक्शन ऑफ कमेटी, कमेटी का फंक्शन क्या है, कमेटी काम क्या क्या करती है। ठीक है, तो मैंने जो कहा वही सारा बात लिखना आपको, अभी क्या क्या फंक्शन है कमेटी का, वही सारे बातों को मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, उन सारे बातों को तुम भी लिख के रखो, तुम्हारा काम आएगा। एक बात और, क्लास में नोट्स को मैंने, नोट्स का ऐसा नहीं कि पूरा 100% मैंने किताब को छाप दिया नोट्स में, नोट्स का वही पार्ट को लिया गया है जो आपके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा बहुत कम ले ली, बहुत ज्यादा लिख दिए सर, इतना जरूरत नहीं था, नहीं, छाट के बनाए गए नोट्स को, लेकिन जितना है सब इंपॉर्टेंट है, आप किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, क्या होता है कंसिडर, ठीक है, इंक्वायरी ऑफ एक्सीडेंट और अदर मैटर, क्या करती है, इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी, इंक्वायरी ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट और अदर मैटर, या फिर कोई अदर मैटर के बारे में इंक्वायरी करना हो तो कर सकते हैं। जैसे मान लो पैसा का ही कोई खेला हो गया कहीं पे, कोई चीज मान लो कोल इंडिया में एक घपला हो गया, पैसा दिया सरकार का, पता चला 2 करोड़ खर्चा किया है, 2 करोड़ का कहीं पर बनाना था, पता चला उसमें 20,000 का भी नहीं बना, ऐसा हो गया, तो वो कमेटी के हाथ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंसिडर द प्रपोजल फॉर मेकिंग रूल रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट, बी नंबर, कंसिडर, कंसिडर द प्रपोजल, प्रपोजल, ठीक है, कंसिडर द प्रपोजल फॉर मेकिंग रूल रेगुलेशन, फॉर मेकिंग रूल रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अधीन। ठीक है, इस एक्ट माइंस एक्ट 1952 के अधीन जितना भी रूल रेगुलेशन होगा उसको बनाने का भी काम कमेटी करेगी, बना सकती है वो। ठीक है, इसके साथ वो क्या करेगी, एंड इसके अलावा क्या कर सकती है, और एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन, एंड क्या कर सकती है इसके अलावा, एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन, मेक, ठीक है, अप्रोप्रिएट की जगह छोटा वर्ड लिखूं, करेक्ट लिखूं, अप्रोप्रिएट ही लिखता हूं। ठीक है, APPROPRIAT, अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है वर्ड। अच्छा एक बात और, मैं एक बात और बोलूंगा वो रिकमेंडेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार जैसे आप नोट्स बनाते हो, नोट्स आप कैसे बनाते हो, नोट्स बनाने का तरीका क्या है, क्लास में ऐसे कितने बच्चे जो 2 बार नोट्स बनाते हैं, बहुत कम बच्चे मिलेंगे, या बहुत बच्चा है 1 बार ही बनाता होगा, बहुत बच्चा 2 बार बनाता होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्लास का नोट्स को कम से कम 2 बार बनाओ, 2 बार बनाओ। बोलोगे सर 2 बार क्यों, कैसे 2 बार बनाए, जब 1 बार मैं लिखवा रहा हूं ना, तो इसको आप 1 बार बनाओ, रफली नोट करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं घसीड़ के रगड़ के जो लिखना है लिखो, जो समझ में आए लिखो। इसके साथ इसमें जैसा मान लो कि ये वाला लाइन बहुत अजीब लग रहा है, क्या लिखा है, कंसिडर द प्रपोजल ऑफ मेकिंग रूल रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट। मैंने क्या समझाया, मैं समझाया
कि वो रूल रेगुलेशन जो एक्ट के अधीन वो बनाएगा, साथ में क्या करेगा, एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन भी देगा। एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन का मतलब समझ में नहीं आया, तो मैं क्या बोला कि सरकार को ये क्या करेगा, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सरकार को जो उचित सुझाव है वो भी सुझाव देगा कमेटी। अब ऐसा नहीं कि जानबूझ के एक ऐसा एक्ट बना दिया कि पूरा देश में आग लग गया, लोग बवाल मच गया, एक ऐसा रेगुलेशन ला दिया कि पूरा देश में हाय तौबा मच गया। ऐसा नहीं, एप्रोप्रिएट जो सुझाव जरूरत है, उचित है, वो सुझाव देने का काम करेगा, ठीक है ना। जो सुझाव उचित है, जरूरी है, वो सुझाव, तो जो आप समझे, जैसे मैंने जो समझाया आपको, उसको आप जो भी लैंग्वेज जानते हो, जैसे बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा से, जो जिसको जो लैंग्वेज समझ में आता, अपना लैंग्वेज मातृभाषा में यहाँ पे उसके साथ वहां लिख लो, लिख के रखो। तुम बोलोगे सर लिख के रखने से फायदा क्या होगा सर, हम तो क्लास कर ही रहे हैं। गधा क्लास कर रहा है, क्लास में बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, लिख के रखेगा तो तुमको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा। इससे फायदा ये होगा ना, जब तुम फेयर करोगे तो फेयर में मान लो तुम नहीं लिखे और तुम क्लास में रफ में तुम लिख के रखे हो, तो फेयर करते समय कभी डिस्टर्ब होगा ना, तो रफ का कॉपी देख के तुमको समझ में आ जाए कि अच्छा ये वाला चीज लिखा हुआ। लिखा हुआ चीज ज्यादा याद रहता है, सुना हुआ चीज, देखा हुआ चीज कम याद रहता है। एक मूवी तुम देख लिए, सुन लिए, 2 3 4 5 घंटा तक याद रहेगा, लेकिन लिख के रखोगे ना, ज्यादा देर तक याद रहेगा। देखा हुआ, लिखा हुआ, देखा हुआ, सुना हुआ चीज तो याद रहेगा, लेकिन वर्ड है ना, वर्ड याद रख पाना मुश्किल है, वर्ड को लिखोगे तो ही याद रहेगा। फिल्म का स्टोरी याद रहता है, फिल्म में उस नायक का क्या नाम था आपको याद रहता है क्या? शाहरुख खान है, शाहरुख खान तो याद है, लेकिन शाहरुख खान का एग्जैक्टली नाम क्या था उस मूवी में याद है क्या? उस हीरोइन का उस मूवी में क्या नाम था एग्जैक्टली याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? ब्रेन जो आसान होता है उसको याद करता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि जो एप्रोप्रिएट चीज है ना, जो भी आपको प्रॉपर लगता है कि आपको ये लिख लेना चाहिए, उसको आपको तुरंत लिख लो, बिना सोचे समझे लिख के रखो, और इस तरह से नोट्स बनाओ। और हर बच्चा 2 बार कम से कम बनाएगा, इसलिए मैं नोट्स का पीडीएफ या फिर कोई फोटो खींच के मैं सेंड नहीं करता हूं, मेरा सिंपल आदत है। आप मेहनत करो, आपको मिलेगा। और मैं बाकी बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद से बनाए, ठीक है, किसी के भरोसे ना रहे, किसी के भरोसे मत बैठो, तुम वो खुद अपने, अगर तुमको आगे बढ़ना है, देखो एक बात याद रखना, जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो, जीवन में अगर आपको ऊंचाई तक जाना है, ऊपर उठना है, तो पेड़ बनना सीखो। तुम अगर किसी का सहारा लोगे ना तो लता बन जाओगे। लता मतलब समझ में आता है, सीन का लता होता है, वो क्या होता है, किसी के सहारे बढ़ता है। जब पेड़ उसको मिला तो पेड़ में लपेट लपेट के ऊपर चला गया। अगर तुमको बड़ा होना है, बड़ा बनना है, तो तुमको पेड़ बनना पड़ेगा, सहारा नहीं लेना है किसी का, ना तो लता बनकर रह जाओगे, है ना। तो पेड़ बनना सीखो, ठीक है, पेड़ बनना है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना है हर हाल में, ठीक है। हियर एंड डिसाइड, ये एक्स्ट्रा पॉइंट और है, हियर एंड डिसाइड। हियर एंड डिसाइड, हियर मतलब सुनेगा, सुनवाई। हियर एंड डिसाइड का मतलब क्या होगा, जैसे आप सुनते हो सुनवाई करना, हियर का मतलब क्या होता है, सुनवाई। हियर का मतलब क्या होता है, सुनवाई होता है, सुनवाई करना, सुनवाई। सुनवाई मतलब समझ में आता है, जैसे तुम देखना पंचायत वगैरह में जो सुनवाई होता है उसको हियर बोलते हैं। यहाँ पे हियर का मतलब सुनवाई करना, ठीक है। पंचायत में जैसा हो गया, कोर्ट में जो होता है वो वाला, ठीक है। सच अपील्स, हियर एंड डिसाइड सच अपील्स, अपील्स, ठीक है। और ऑब्जेक्शन, अपील्स और ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द नोटिस और ऑर्डर, नोटिस और ऑर्डर। नोटिस और ऑर्डर के अंदर दिया गया कोई अपील, कोई ऑब्जेक्शन, तो उसको सुनवाई करेगा, उस पे अपील को देखेगा, ठीक है। अंडर दिस एक्ट, रूल रेगुलेशन और बायलॉज, अंडर दिस एक्ट, कमा रूल, कमा रेगुलेशन, बायलॉज, ठीक है। मैं यही छोटा सा लिख दे रहा हूं, रेगुलेशन और बायलॉ। देखो अब इसी में सारा बात आ रहा, इसी में तुम बोलोगे ना सर वो डीजीएमएस वाला बात बोले थे, कहां ऐसा डीजीएमएस के साथ झगड़ा हो गया, तो देखो यहां पे दिया गया, देखो अपील्स और ऑब्जेक्शन, ठीक है, अगेंस्ट नोटिस ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। मान लो इस एक्ट के अधीन तुमको डीजीएमएस को ऑर्डर देके चला गया, उस चीज का सुनवाई इसी के अंतर्गत होगा, इसी में पावर दिया गया। ये फंक्शन ऑफ कमेटी का ही पार्ट है। कमेटी को ही बोला गया भाई कि ऐसा अगर कभी हो जाए तो आपको बनाएंगे हम, तो आप जाके सुनवाई कर सकते हो। तो कमेटी, जैसे मान लो झगड़ा हो गया, डीजीएमएस कुछ बोल रहा है, उदाहरण के तौर पे बड़ा सिंपल सिंपल उदाहरण है ना, जीवन में तुम सोच के देखो। कैमरा साफ कर दीजिए, साफ कर देता हूं। देखो मान लो क्या है, एक झगड़ा हो गया, किसके किसके बीच झगड़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, मान लो मैनेजमेंट और डीजीएमएस के बीच झगड़ा हो गया।
मैनेजर बोर्ड, डीजीएमएस बोर्ड आपको ये बात मानना पड़ेगा, मैनेजर बोर्ड हम नहीं मानेंगे, मानने से मेरा बहुत नुकसान है, डीजीएमएस बोर्ड आपको मानना ही पड़ेगा। तब क्या होगा, तब मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना मोदी जी खुद आएंगे यार सुझाव करने के लिए, नहीं हम बोल रहे हैं सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, कमेटी के पास आएगा, है ना। तो कमेटी उसके बारे में कोई अपील है, कोई ये है, तो उस पर वो सुनवाई करेगी, उस पर जरूरी रूल रेगुलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी बात है, देख लो क्या है, मैं छोटा छोटा जो पॉइंट वही लिखा हूं। कोई एक्सीडेंट के बारे में इंक्वायरी कर सकता है और अगर कोई मैटर पे इंक्वायरी हो सकता है, किसके बारे में प्रपोजल दे सकता है, किसका मेकिंग रूल रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट जो बनाना उसके बारे में कंसिडर कर सकता है, साथ में गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है, क्या भाई कोई सुझाव है, ये सुझाव है, ये सुझाव, वो दिया जा सकता है। इसके अलावा हियर एंड डिसाइड, हियर एंड डिसाइड मतलब सुनेगा और डिसाइड भी कर सकता है कमेटी की नहीं यही उचित है। सच अपील्स और ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द नोटिस और ऑर्डर अंडर दिस एक्ट रूल रेगुलेशन बायलॉज, अगर इस एक्ट रेगुलेशन बायलॉज के अंतर्गत अगर कोई किसी को कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई किसी तरह को कोई बात उठा है या फिर इसी में कोई सुधार करना है, तो उसके बारे में भी जो कमेटी सुनवाई करेगी, कमेटी उसको डिसाइड करेगी कि क्या फाइनल होना चाहिए। तुम कुछ भी बात बोलो, तुम्हारा बात को सुना जाएगा, तुम्हारा बात को लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा बात ही चलेगा ऐसा नहीं, कमेटी चाहे तो तुम्हारी बात को खारिज भी कर सकती है। जैसे कुछ उदाहरण मैं देता हूं, मोटा मोटी इसको तुम नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि कहां पे इस बात का उदाहरण एग्जैक्ट क्या है, मैं इसको समझ में आएगा, ठीक है। लो लिख लो, ठीक है। लॉस के बाद कुछ नहीं लिखे हैं, बायलॉज हियर LAWS, बस बायलॉज। हो गया, चलो उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे, तब से दिख रहा है बोर्ड पर आपके सामने, आप इसको लिख चुके होंगे। अब हम लोग थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, हो गया। कंट्रोल के बाद, कंट्रोल के बाद कंट्रोल कहां है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कंट्रोल कहां है, सेंट्रल गवर्नमेंट है यार। यार इतना घोर बेइज्जती है यार इसका, इतना तुमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ हिंदी में भी सर्च दिया होगा, सेक्शन नंबर है तो 13 लिखा हुआ। क्लास को थोड़ा स्लो करता हूँ ना, थोड़ा फास्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है क्लास थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो थोड़ा स्लो करके पढ़ाते हैं, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन मजा आएगा, थोड़ा स्लो करके पढ़ाते हैं। तो पहला बात हम लोग फंक्शन ऑफ कमेटी समझ में आया कि फंक्शन ऑफ कमेटी क्या होता है, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। डिसाइड के बाद कहां डिसाइड है, डिसाइड सच अपील और ऑब्जेक्शन, डिसाइड सच अपील और ऑब्जेक्शन, डिसाइड सच अपील्स और ऑब्जेक्शन, ठीक है। नहीं नहीं थोड़ा स्लो करता हूं, चलो थोड़ा फास्ट हो रहा है, फास्ट होने से दिक्कत क्या होता है ना, बहुत बच्चा नहीं समझ पाता, थोड़ा स्लो रहने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना फास्ट रहने से नुकसान होगा। तो हम लोग समझ में आए कि कमेटी का फंक्शन क्या है, तो इंक्वायरी करना, कंसिडर करना प्रपोजल को और सुनना, तीन तरह का चीज हम लोग देखे मोटा मोटी, ठीक है। ऐसे ये एमसीक्यू का पार्ट में आपका रहेगा नहीं, और एमसीक्यू रहा ना तो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में जब दोगे ना तो ही आपको इसका एमसीक्यू के बारे में आ सकता है, ऐसा दूसरा कंडीशन में नहीं पूछेगा। अब हम लोग जानते हैं कि कमेटी का तो बात समझ में आ गई कि कमेटी ये काम करेगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कमेटी जो रहेगा, ठीक है, कमेटी जो बनेगा, कमेटी में कौन कौन रहेगा, कमेटी जो होगा, कमेटी में कौन कौन रहेगा ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। यानी कमेटी में कितने मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ कमेटी क्या होगा उसके बारे में क्लास अब उसके बारे में करेंगे, ठीक है। यानी मेंबर ऑफ कमेटी, मेंबर ऑफ कमेटी, इसी से सारा सवाल आता है, ठीक है, इसी से सारा सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसी से सारा क्वेश्चन आता है। ये सेक्शन कितना है, 12 सेक्शन के अंतर्गत दिया है, 12 सेक्शन में पार्ट है इसका, 12 सेक्शन में दिया गया कि मेंबर ऑफ कमेटी क्या होगा, कमेटी का फॉर्मेशन क्या होगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कमेटी तुम बोल सकते हो, सारा चीज इसी में आएगा, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा बात है, ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा बात यह है कि इसका जो फॉर्मेशन होगा ना, अपॉइंट, ठीक है, यानी कमेटी अपॉइंट कौन करेगा, ठीक है, ये लिख के रखो,
कमिटी इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा फॉर्म किया जाएगा? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार द्वारा कमेटी बनेगा। जब भी बनेगा भारत सरकार बनाएगा। अब कोई कमेटी बना है किसी चीज पे, कैसे पता चलेगा किसी को कि कमेटी बना है? बाय नोटिफाइंग इन ऑफिशियल गैजेट, बाय नोटिफाइंग। किसी को कैसे पता चलेगा कमेटी बना है? कैसे नोटिस दिया जाएगा? नोटिफाइंग इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से क्या किया जाएगा? उनको GAZEDTE गैजेट के माध्यम से उनको सूचित किया जाएगा। भाई ये इस चीज को लेके ये कमेटी गठन हुआ है इसका। जैसे उदाहरण के तौर पर जब रेगुलेशन 2017 बनने से पहले पता है आपको ऑफिशियल गैजेट में ना सुझाव मांगा गया था सभी से, जितने भी माइंस के वर्कर हो सकते हैं, कोई PhD होल्डर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, हर तरह का सुझाव कमेटी के पास भेज सकता था वो, और उसके रिगार्डिंग कमेटी उसको सुनती उस अपील को, और उसके रिगार्डिंग वो डिसाइड करती कि कौन सा डिसीजन लेना उचित है, क्या है, नहीं है। ठीक है, आज कमेटी को चार्ट, हाँ आज कमेटी खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबू, वर्ड को साफ साफ लिखता हूं। तो कमेटी में मोटा मोटी बात एक समझ में आया। अच्छा एक काम करते हैं, हमको लग रहा है इंक कम है, दैट्स वाई आप लोग को थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है, मैं थोड़ा इंक को डाल के मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो एक बात हमको समझ में आई डियर स्टूडेंट्स, क्या बात समझ में आया? कि जो कमेटी है, कमेटी मतलब क्या करेगी? वो सब चीज को अपील को लेगी, किसी तरह का डिस्कशंस को सुनेगी, वो कोई रूल रेगुलेशन बनाई उसमें क्या कमी है, क्या ऑब्जेक्शन है, उसका बात को सुनेगी वो, ये कमेटी करेगी। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हम लोग जब 2017 का रेगुलेशन आप देखते हैं, 2017 का रेगुलेशन से पहले जब आया था ना, तो सबसे पहले आपको पता होगा इसका नोटिस निकला था, इसका ऑफिशियल गैजेट में ना इसका ये गैजेट निकला था, मतलब इसका ब्यौरा निकला था। निकलने के बाद उसको सबको भेजा गया था, मतलब ऑनलाइन प्रिंट कॉपी अभी भी शायद आपको मिल सकता है, कहीं कहीं किसी किसी के पास होगा। उसमें सब चीज के बारे में डिटेल्स में था। जैसे अभी पढ़ते हो ना, एक्सप्लोसिव का ढुलाई लिखा हुआ है, डिसाइडेड बाय चीफ इंस्पेक्टर दे दिया। आपको पता होगा पहले का CMR में इसके बारे में था, एक्सप्लोसिव का ढुलाई कैसे करना उसके बारे में उसमें पहले ही रेगुलेशन में लिखा हुआ था, 1957 रेगुलेशन में दिया हुआ था। लेकिन 2017 में सीधा लिख दिया, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर जो चाहेगा उन्हीं का परमिशन से होगा, उन्हीं का आज्ञा सर्वोपरि। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो जब कमेटी जब उस मैटर को लेकर ना, हर माइंस में से मेरे हिसाब से हुआ क्या होगा मैं बताता हूँ, हर माइंस से रिकमेंडेशन गया हो क्या कि सर मेरा माइंस में मैगजीन बहुत दूर है, कोई बोलता होगा सर मेरा माइंस में मैगजीन का व्यवस्था नहीं है, कोई बोलता होगा सर हमको नाइट शिफ्ट लाने में बड़ा दिक्कत है, कोई बोलता होगा सर एक्सप्लोसिव मेरा 3 दिन के बाद आता। तो हर किसी के पास समस्या कुछ ना कुछ रहा होगा। उसी समस्या को देखते हुए बोल दिया सीधा कि RI डिसाइड जो करेगा वही फाइनल होगा। तुमको समझ में आया? तो ये जो निकला मैटर कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। तो कमेटी ये काम करेगी, कुछ भी दिक्कत हुआ तो कमेटी उस कमेटी को सौंप देंगे मैटर, तो कमेटी उससे सब सलाह मशवरा करके उस पर डिसाइड करेगी हाँ ये होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है कमेटी का काम करने का। जो 2017 का रेगुलेशन बनकर आया उससे पहले जो ऑफिशियल गैजेट में था वो काफी मोटा काफी बड़ा था, उसको छाट के बहुत छोटा किया गया, उसमें बहुत सारा चीज को हटाया गया, बहुत सारा चीज को एड किया गया। तो इस तरह से कमेटी का काम था, जो कि सबसे बड़ा उदाहरण है। अब एक पार्ट हम लोग देखते हैं, मेंबर ऑफ कमेटी क्या होगा, कि कौन डिसाइड करे, कोई भी चीज को लेकर कमेटी बनाए तो कौन डिसाइड करेगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बनाएगी। सबसे बड़ी बात ये, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कमेटी गठन किया जाएगा। तुम बोलोगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी तो अपना पक्ष बना सकती है वो, तो इसमें निर्धारित किया गया कि ये मेंबर रहेंगे, तो उस हिसाब से तुमको समझ में आएगा कि इसका झुकाव क्या होगा नहीं होगा, इस पे हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बात इसमें। तो अब सवाल ये आता है कि कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका जो फॉर्मेशन है, मतलब इसका जो कॉरम है, कॉरम में कौन कौन लोग रहेंगे? ठीक है, 1 नंबर सबसे पहले होगा चेयरमैन। कौन होगा? चेयरमैन। देखो मैं अक्सर बताता हूं कि जब कोई कमेटी बनती है, आपको पता होगा कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, फीड सेफ्टी कमेटी, जहां पर कमेटी होगा वहां पे एक चेयरमैन और एक सेक्रेटरी का पद मस्ट है, रहेगा ही रहेगा। समझ में? एक चेयरमैन और एक सेक्रेटरी का पद मस्ट है, देना ही पड़ेगा। तो चेयरमैन का एक पद आपको देना पड़ेगा। अब सवाल यह आता है कि सर चेयरमैन जो है कौन रहेगा? चेयरमैन, चेयरमैन किसको बनाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बनाएगा? नियम में क्या बोला गया? तो बोला गया है एज पर एक्ट। अगर एक्ट के अनुसार देखोगे आप तो चेयरमैन कौन होगा? CI और एन इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, सॉरी माफ करना, ए पर्सन इज अ सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरमैन बनने के लिए क्या होना चाहिए किसी के पास? इसके बारे में क्या बोला गया है?
इसके बारे में बोला गया क्या, मैं इसको ना दूसरा, अच्छा चलो इसे लिखता हूं। बोला ए पर्सन, क्या होगा, ए पर्सन, ठीक है, ए पर्सन इज सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इज सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, ठीक है, क्या हो सकता है, वो बन सकता है, बट नॉट बीइंग द सीआई और इंस्पेक्टर, बट लेकिन कंडीशन है, बट नॉट बीइंग, बीइंग क्या, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्या नहीं होगा वो, बट नॉट बीइंग चीफ इंस्पेक्टर, सीआईएम और, ठीक है, इंस्पेक्टर, लेकिन वो किसी भी हाल में इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर नहीं होगा। अगर ऐसा बना के तुम काम किए तो समझ लो तुम्हारा कमेटी का वैल्यू ही खत्म हो गया, कमेटी का फॉर्मेशन नहीं। जैसे आपको याद होगा, जब हम लोग यहाँ पे जब आपका बिल, जब ये जब हुआ था ना, किसान बिल लाया गया था, कृषि कानून बिल लाया गया था, तो आपको याद होगा उसमें जो ऑपोजिशन अक्सर बोलते थे कि ये तो गैर संवैधानिक है, अक्सर वो बोलते थे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा पार्ट उनको मिला था, लूप होल मिला था, इसको गैर संवैधानिक को प्रूव कर रहे थे। जैसे उसको बहुमत से पास नहीं किया गया, उसमें वोटिंग नहीं हुआ, उसको सिर्फ यस करके पास कर दिया, बहुत सारा उसमें तर्क दिए। तो कमेटी का फॉर्मेशन में सबसे पहले एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आदमी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करता हुआ व्यक्ति होना चाहिए, साथ ही साथ, लेकिन वो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर नहीं होगा, उसी को चेयरमैन बनाएंगे। चेयरमैन कभी इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर बना दोगे तो गया। अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों बोला? देखो, अगर तुम चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को बनाओगे तो फैसला तो अपना पक्ष में दे देगा ना, उसके लिए जो फायदा होगा सारा नियम कानून अपने लिए बना लेगा, वो नहीं बना लेगा, बोलो। तो इसीलिए उसको नहीं दिया गया, चेयरमैन का पद उसको नहीं दिया गया, ठीक है। अब सवाल ये आता सेक्रेटरी, समझ में क्या बोले, आपको समझ में आओगे यहाँ पे क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्यों ऐसा पद नहीं दिया गया। सेक्रेटरी कौन होगा, एक कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक पर्सन, इसमें क्या होगा, ठीक है, एज पर एक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, ए पर्सन, ठीक है, द सीआईएम चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ठीक है, द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ अ माइन, देखिए, ऑफ ए माइन, मैं साफ साफ लिखता हूं, थोड़ा गड़बड़ा रहा हूं, माइन, देखिए, नॉमिनेटेड इन बिहाफ, नॉमिनेटेड एज अ सेक्रेटरी, secretary in behalf of HALF, behalf of CI। देखो, चीफ इंस्पेक्टर हो सकता है या फिर इंस्पेक्टर ऑफ ए माइन एज अ सेक्रेटरी इन बिहाफ ऑफ CI। मतलब तुम चाहो तो चीफ इंस्पेक्टर को सेक्रेटरी बना दो, अब चीफ इंस्पेक्टर साहब मान लो नहीं बनने को तैयार है या फिर उनके पास बहुत सारा काम है, तो उनके बिहाफ में किसी इंस्पेक्टर को बना दो, क्या बना दो, सेक्रेटरी। मतलब सिंपल तुम बोल सकते हो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, दोनों में से कोई सेक्रेटरी का काम कर सकता है, हो सकता है। अब सवाल है, क्या दो ही आदमी मिलकर डिसाइड कर दे कोई मैटर को? पक्ष और विपक्ष भी तो होना चाहिए। जैसे झगड़ा किसके बीच है, मुद्दा किसके बीच है, मान लो मैनेजमेंट और किसी के बीच है, तो झगड़ा जिसके बीच होगा उन दोनों का पद से भी होना चाहिए। तो इसमें टू पर्सन, दो पर्सन करके दोनों से, ठीक है, टू पर्सन किसका होगा, टू पर्सन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, टू पर्सन, ठीक है, रिप्रेजेंट, मान लो रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, द इंटरेस्ट ऑफ माइनर। जैसे मान लो, मैं उदाहरण के तौर पे देता हूं, ठीक है, मान लो डीजेएमएस बोल रहे कि आपसे 8 घंटा के जगह 10 घंटा काम करना हो, तो वर्कर का पक्ष में सिर्फ कोई आदमी चाहिए ना भाई कि 8 घंटा काम से 10 घंटा क्यों मुश्किल है, नाइट शिफ्ट जाना होगा सर, 10-10 घंटा काम करेगा, बच्चा का कब देखेगा, घर परिवार है, ये है वो है, दिस दैट, जीवन ऐसे सर घट चुका है, ठीक है। तो ये वाला बात उसको ध्यान देना पड़ेगा क्या, कि दो पर्सन कम से कम माइनर्स के इंटरेस्ट के लिए वहां पर मौजूद रहे, जो माइनर्स का जो व्यक्ति वहां पे माइनिंग के जो व्यक्ति है जो काम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट को वहां पे रखे, उनकी बातों को वहां रख पाए, स्पष्ट पूर्वक रख पाए, ठीक है। जिसमें से एटलीस्ट एक, कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा, एटलीस्ट वन, ठीक है, पर्सन फ्रॉम कोल माइंस, वन फ्रॉम कोल माइंस होगा, जिसमें से एक व्यक्ति जो होगा फ्रॉम कोल माइंस, एक व्यक्ति कम से कम कोल माइंस से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है।
ऐसा तुम कमेटी बना, इसमें दोनों को दोनों व्यक्ति बोल रहा है कि हम वर्कर का हित के बारे में बात करेंगे और कोयल माइंस में काम ही नहीं करता लोग, तब नहीं चलेगा। ठीक है, तब नहीं चलेगा। एक व्यक्ति क्या होना चाहिए उसमें से कोल माइंस में काम करता हो। साथ ही साथ जब वर्कर का पक्ष रखने के लिए दो व्यक्ति को दिया गया है, तो दो व्यक्ति इसका अगेंस्ट में जो है उसके बारे में भी होगा। रिप्रेजेंट द, ठीक है, ये दो व्यक्ति किसका होगा, ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ओनर, इंटरेस्ट ऑफ ओनर। देखो सुनो, अगर 8 घंटा से 10 घंटा काम हो जाता है हर माइंस में, तो किसको फायदा मिलेगा बताओ, फायदा किसका होगा? 8 घंटा को वर्किंग आवर को बढ़ा के हम 10 घंटा कर दें, किसका फायदा होगा? ऑब्वियसली ओनर का होगा, प्राइवेट कंपनी का होगा। 8 घंटा 10 घंटा काम हो गया भाई, उसका मजा है, 2 घंटा बढ़ गया। नुकसान किसका? माइनर्स का है। तो माइनर्स को नुकसान है और ओनर को फायदा है, माइनर्स को नुकसान, ओनर को फायदा। तो इसी मतलब विवाद किसके बीच है? माइनर और ओनर के बीच का झगड़ा। सुलझाने के लिए कौन बना है? कमेटी। कमेटी में एक चेयरमैन एक सेक्रेटरी हो गया और 2 आदमी, 2 रिप्रेजेंटेटिव इसका और 2 रिप्रेजेंटेटिव इसका, 2-2 करके दोनों रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो ये करेगा। ठीक है, इसमें भी एटलीस्ट 1 फ्रॉम कोल माइंस होना चाहिए। इसका भी नियम क्या है? एटलीस्ट कम से कम एक जो व्यक्ति होगा 1 फ्रॉम कोल माइंस, एक व्यक्ति जो होगा बाबू कहां से होगा? कोल माइंस से बिलोंग करता हो तभी, क्योंकि अगर नहीं तो क्या करो, जिद करेगा, वो समझेगा ही नहीं प्रॉब्लम को कि क्यों वो 8 घंटा वाला बोल रहा है। ठीक है, ये तो फैसला करने के लिए आया ना, ये लोग फैसला करेंगे ना, तो बात को समझाना और समझना दोनों पड़ेगा, पक्ष विपक्ष दोनों देखना पड़ेगा। ये होता है। और आखिरकार अब मान लो, अब यहां पे देखो, अब क्या है, सब बैलेंस वाला हो गया। मतलब एक चेयरमैन एक सेक्रेटरी, 2-2 करके आदमी, तो सब बैलेंस हो जाएगा। अब कुछ ऐसे भी आदमी रखना पड़ेगा जो इंडिविजुअल हो, जो सबकी बात सुने, जिसको कोई मतलब ना हो। फैसला कौन करता है? जिसको कोई मतलब नहीं, जो सुनता है ध्यान से कि अच्छा ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, दोनों बात को सुना फिर एक फैसला दिया। तो इसमें 2 व्यक्ति ऐसे भी मतलब इसमें रखना है ना, ठीक है, जो इंडिविजुअल होगा, जो किसी पक्ष के साथ नहीं होगा। यानी 5वां नंबर पॉइंट में क्या होगा? 2 पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन क्या हो गए? 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर लिखो, 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर, क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर। ये जो 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर जो होंगे क्या होंगे? ठीक है, नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन माइनिंग इंडस्ट्री, नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन माइनिंग इंडस्ट्री। अब देखो, तुम बोलोगे सर माइनिंग इंजीनियर क्या हुआ है, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री में नहीं है, तो कहां पे है? मान लो कोई स्कूल का प्रोफेसर है, नहीं हो सकता स्कूल कॉलेज का प्रोफेसर, तो कॉलेज का प्रोफेसर है, ठीक है, कोई आईआईटी कॉलेज का प्रोफेसर है, 2 प्रोफेसर को तुम ले आओ उठा के, उनको कोई मतलब ही नहीं है माइंस में क्या है, वर्कर क्या, ओनर क्या मतलब उसको। तो 2 ऐसे व्यक्ति को भी रखना पड़ेगा, जो 2 व्यक्ति क्या करेंगे, वो 2 व्यक्ति केवल सुनने के लिए होंगे दोनों पक्ष को। तो देखो ध्यान से, टोटल कितना लिस्ट में मेरा बना? एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी, 2 पर्सन जो माइनर्स के इंटरेस्ट को रखेगा, 2 पर्सन तुम्हारा ओनर का इंटरेस्ट को रखेगा, और 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर जो किसी के पक्ष में नहीं होगा, निर्दलीय रूप से खड़ा होगा, ये होगा। ठीक है, तो टोटल मेंबर अगर आपसे बोला जाए तो टोटल मेंबर कितना हो गया? तो लास्ट में टोटल मेंबर आप लिख सकते हो। टोटल मेंबर कितना चाहिए इसके लिए? टोटल मेंबर कितना हो गया कमेटी में? टोटल मेंबर कितना हो गया? यही सवाल अक्सर एग्जाम में आता है, बस इतना में यही सवाल पूछता है, कितना चाहिए? 8 मेंबर। ये पुराना समय का था जब टोटल मेंबर का संख्या पूछता था कि टोटल मेंबर कितना चाहिए? 8। लेकिन आज के समय में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये जो चीज है, ये सारा कुछ भी सवाल आपका आ सकता है। और मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि जो नोट्स आप बना रहे हो, ये आपका सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास दोनों एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी आप अच्छा से क्लास करके रखो, ताकि आने वाला टाइम में आपको फिर से कहीं कोचिंग, ट्यूशन, ठीक है, क्लास व्लास करने का झमेला ना पड़े। आप अपना नोट्स को एक बार पढ़ोगे, आपको उसी में सारा निपट जाएगा। देखो, एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना, जिसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ना जीवन भर 100 गुना 200 गुना आपको रिटर्न देती है। सबसे अच्छा है जीवन का, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन है। एजुकेशन से बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता है। तो एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, आज आप जो थोड़ा सा पढ़ाई करके पैसा और टाइम देके जब क्लास कर रहे हो, इसका जो रिटर्न आपको मिलेगा ना, आप जीवन भर सोच नहीं सकते हो, अगर इस फील्ड में आप टिक के अच्छा से काम कर पाए। ठीक है, अगर छोड़ के कोई बच्चा घबरा के चला गया, नहीं सर हम कहीं और जाना है, ये अच्छा नहीं, उन्हें अच्छा, तो उसका कहानी मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जो बच्चे इसमें टिक के रह के अच्छा से कर पाए, तो उनका जीवन का जो करियर है किसी भी हाल में डूबने वाला है नहीं, क्योंकि माइनिंग कभी भी खत्म होने वाला नहीं। प्राइवेट प्लेयर्स तो आ रहे हैं, तो जॉब का अपॉर्चुनिटी तो बढ़ा ही है, हर जगह बढ़ा ही है। चलो, तो मोटा मोटी ये हो गया, ये सारा पार्ट्स को तुम लोग देख लो।
तो मैंने समझाया क्या मेंबर ऑफ कमिटी, कमिटी में समझ में आया कि कमिटी कौन गठन करता, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये नोटिफाइंग करता ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से, सबको पता चलता है। इसमें एक चेयरमैन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस में रहना चाहिए, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कभी नहीं रहेगा। एक सेक्रेटरी चाहिए जो चीफ इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर रह सकता है और इंस्पेक्टर रह सकता है, या इंस्पेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ चीफ इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक रहेगा। 2 पर्सन चाहिए जो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें से एक कोल माइन से बिलोंग करना चाहिए। 2 व्यक्ति ऐसा चाहिए जो ओनर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें से भी जो एक व्यक्ति होगा कोल माइन से बिलोंग करना चाहिए। 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर होना चाहिए जो डायरेक्टली कोल माइंस में जुड़े नहीं रहेंगे, ठीक है। वो कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई रिसर्च वर्क का इंस्टीट्यूशन का हो सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। वैसा आदमी आपको लाकर कमेटी को बनाना होगा, गठन करना होगा। तो मोटा मोटी बात रहा कमेटी का फॉर्मेशन से रिलेटेड। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बनाएगी तो ये सारे बातों को ध्यान में रखेगी, इस बेसिस पे कमेटी बनेगा। अब किसी को कोई डाउट है तो